गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम केंद्रीय बजट 2025-26 देखने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये 71 बीपीएससी के लिए तो आएगा ही, काफ़ी ये सभी एग्ज़ामों के लिए 4 से 5 क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसकी देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 केंद्रीय बजट 25-26 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा, और 31 जनवरी 2025 को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है और 1 फरवरी को एक दिन के बाद केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। बजट अनुमान 2025-26 उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 34.96 लाख करोड़ रुपये तथा 50.65 लाख करोड़ रुपये का रहने का अनुमान है। निवल कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा 4.4% रहने का अनुमान। सकल बाजार उधारियां 14.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान। वित्त वर्ष 2025-26 में कैंपेक्स व्यय 11.21 लाख करोड़ रुपये, जीडीपी का 3.1% रहने का अनुमान है। विकास के प्रथम इंजन के रूप में कृषि, प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना, विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना का शुभारंभ करेगी। इस कार्यक्रम में मौजूद योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरण के माध्यम से कम उत्पादकता, कम उपज और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण राज्यों की भागीदारी से ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण नामक एक व्यापक बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, ताकि कौशल निवेश प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। दलहन में आत्मनिर्भरता सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी। केंद्रीय एजेंसियां नेफेड और एनसीसीएफ अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से ये दालें खरीदेगी। सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम, उत्पादन, प्रभावी आपूर्तियों, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अनुसंधान इकोसिस्टम को मजबूत करना, लक्षित विकास और उच्च पैदावार वाले बीजों का प्रसार करना और बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना होगा। मत्स्य उद्योग भारत सरकार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्रों से निरंतर मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क लाएगी। कपास उत्पादकता मिशन कपास की खेती की उत्पादकता और निरंतरता में पर्याप्त सुधार लाने के लिए 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है और कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा 3 से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी। असम में यूरिया संयंत्र नामरूप असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। विकास के दूसरे इंजन के रूप में एमएसएमई के वर्गीकरण मानदंड में संशोधन सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश कारोबार की सीमा बढ़ाकर क्रमशः 2.5 और 2 गुना कर दी जाएगी। सूक्ष्म उद्योगों के लिए क्रेडिट कार्ड उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्योगों के लिए पहले वर्ष में 5 लाख रुपये तक की सीमा वाले, फिर 10 लाख रुपये वाला कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष विस्तारित कार्य क्षेत्र
कार्यक्षेत्र और 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना की जाएगी। पहली बार के उद्यमों के लिए योजना 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए पहली बार के उद्यमियों के लिए अगले वर्ष 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराने की एक नई योजना की घोषणा। फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस उत्पाद स्कीम। भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने, 4 लाख करोड़ का कारोबार करने और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात सुगम बनाने के लिए फोकस उत्पाद स्कीम की घोषणा। खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय। भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाते हुए उच्च गुणवत्ता वाले अनूठे, नवीन और पर्यावरण के लिए अनुकूल खिलौने बनाने की योजना। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। विनिर्माण मिशन, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी। विकास के तीसरे इंजन के रूप में निवेश, लोगों में निवेश। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0, पोषण संबंधी सहायता की लागत मानदंडों को समुचित रूप से बढ़ाया जाएगा। अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला, अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PSC के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, स्कूल और उच्च स्तर के शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र, मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए हमारे युवाओं को आवश्यक कौशलों से सुसज्जित करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। IIT में क्षमता का विस्तार। पैंसठ और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सुगम बनाने के लिए वर्ष 2014 के पश्चात शुरू किए गए 5 IIT में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन। शिक्षा हेतु AI में उत्कृष्ट केंद्र, 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें बढ़ाने के लक्ष्य की दिशा में अगले वर्ष 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र, सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण, शहरी कामगारों को आमदनी बढ़ाने और स्थायी आजीविका पाने में सहायता करने के लिए उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए एक स्कीम की घोषणा। PM स्वनिधि, इस स्कीम को बैंक से संवर्धित ऋण 30,000 रुपये की सीमा के साथ UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्डों की और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीनीकृत किया जाएगा। PM स्वनिधि, इस स्कीम को बैंकों से संवर्धित ऋण 30,000 रुपये की सीमा के साथ UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीनीकृत किया जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, सरकार गीग कामगारों के लिए पहचान पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था तथा PM जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगी। अर्थव्यवस्था में निवेश, अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी, सरकारी निजी भागीदारी में 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए अवसंरचना संबंधी मंत्रालय बनाए जाएंगे। राज्यों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता, सुधारों के लिए पूंजी व्यय और प्रोत्साहन के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30 घोषित की गई नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के लिए 2025 से 30 के लिए दूसरी योजना। जल जीवन मिशन बढ़े हुए कुल आवंटन के साथ मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया। शहरी चुनौती कोष 1 लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष की घोषणा, जिसे 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन के प्रस्ताव के साथ वृद्धि केंद्रों के रूप में शहरों को रचनात्मक पूर्ण विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए प्रस्ताव लागू करने के लिए उपयोग किया जाएगा। विकसित भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन, परमाणु ऊर्जा अधिनियम और नागरिक दायित्व परमाणु क्षति अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव। 20,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टर्स MMR के अनुसंधान व विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। 2033 तक 5 स्वदेश विकसित SMR संचालित करने का प्रस्ताव। पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नया स्वरूप दिया जाएगा। निर्दिष्ट आकार से अधिक विशाल के पोतों को अवसंरचना सुसंगत मास्टर लिस्ट HML में शामिल किया जाएगा। समुद्री विकास कोष 25,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना का प्रस्ताव। इसमें सरकार का योगदान 49% होगा। शेष योगदान बंदरगाहों और निजी क्षेत्रों को करना होगा। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क स्कीम अगले 10 वर्ष में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को लाने ले जाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की संशोधित उड़ान स्कीम की घोषणा। पर्वतीय आकांक्षी और उत्तर पूर्व क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों को भी समर्थन दिया जाएगा। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, बिहार में ग्रीन पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, बिहार में पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। खनन क्षेत्र में सुधार, टेलिंग से महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी के लिए नीति बनाई जाएगी। स्वामी फंड 2 सरकार बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान के साथ 1 लाख और आवासीय इकाइयों को पूरा करने में कार्य में तेजी करने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा। रोजगार आधारित वृद्धि के लिए पर्यटन, चुनौती मोड के जरिए राज्यों की भागीदारी से देश में 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। नवाचार में सुधार, अनुसंधान विकास और नवाचार। पिछले वर्ष जुलाई के बजट में घोषित निजी क्षेत्र संचालित अनुसंधान विकास और नवाचार पहल को लागू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। डीप टेक फंड ऑफ फंड्स, अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की संभावना तलाशी जाएगी। प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप, बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ IIT और IIS में प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप। फसल जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक, भावी खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख पर जर्म प्लाज्म लाइन्स के साथ दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा। नेशनल जियोस्पेटियल मिशन, बुनियादी जियोस्पेटियल अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए नेशनल जियोस्पेटियल मिशन की घोषणा।
ज्ञान भारतम मिशन शैक्षिक संस्थानों, संग्रहालय और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, प्रलेखन और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन बनाने का प्रस्ताव। इसके तहत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां शामिल की जाएगी। विकास के चतुर्थ इंजन के रूप में निर्यात संवर्धन मिशन। वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव। इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों और मंत्रालयों के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे। भारत ट्रेड नेट व्यापार, प्रलेखन और वित्त पोषण समाधानों के लिए संयुक्त मंच के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेड नेट स्थापित किया जाएगा। जीसीसी के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा। उभरते टीयर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों के मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की जाएगी। फ्यूल के रूप में सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार और विकास, बीमा क्षेत्र में एफडीआई। भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करने वाली कंपनियों के लिए बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से 100% की जाएगी। NABFID द्वारा क्रेडिट वृद्धि सुविधा। NABFID अवसंरचना के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड के उद्देश्य से आंशिक ऋण वृद्धि सुविधा स्थापित करेगा। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SHG सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करेंगे। पेंशन क्षेत्र। पेंशन उत्पादों के विनियमित समन्वय और विकास के लिए एक फोरम की स्थापना प्रस्ताव। विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति। सभी गैर वित्तीय क्षेत्र संबंधी नियमों, प्रमाण, लाइसेंस और अनुमति की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव। राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक। प्रतिस्पर्धी समन्वित संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू किया जाएगा। जन विश्वास विधेयक 2.0। जन विश्वास विधेयक 2.0 में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के लिए प्रस्ताव। खंड बी प्रत्यक्ष कर। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय अर्थात विशिष्ट दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपए प्रति माह की औसत आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपये हो गई। यह नई संरचना मध्यम वर्ग के करों को काफ़ी कम करेगी और घरेलू उपयोग, बचत तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धनराशि उपलब्ध होगी। नए आयकर विधेयक भी अध्यायों और शब्दों दोनों की दृष्टि से सुस्पष्ट और प्रत्यक्ष होगा। यह करदाताओं और कर प्रशासन के लिए समझने में आसान होगा, जिससे कर सुनिश्चितता आएगी और मुकदमेबाजी कम होगी। प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 करोड़ रुपए का परित्याग। संशोधित कर संरचना। नई कर व्यवस्था में संशोधित कर संरचना निम्नानुसार। 0 से 4 लाख शून्य लगेगा, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख रुपये में 20% होगा, 20 से 24 लाख में 25%, 24 लाख रुपये से अधिक में 30%। टीडीएस और टीसीएस को तर्क संगत बनाना। टीडीएस की दरों और सीमाओं की संख्या कम कर उसे तर्क संगत बनाना। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से 2 गुनी बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जा रही है। किराया पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के उदारीकृत धन प्रेषण स्कीम LRS के अंतर्गत धन प्रेषणों पर टीसीएस की सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया। उच्च टीडीएस कटौती के प्रावधान केवल गैर पेन मामलों पर ही लागू होंगे। विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख तक टीसीएस के भुगतान में विलंब को गैर आपराधिक घोषित करने का प्रावधान।
अनुपालन बोझ को कम करना, छोटे धर्मार्थ न्यासों संस्थाओं की पंजीकृत अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से 10 वर्ष कर ऐसी संस्थाओं के अनुपालन संबंधी बोझ को कम किया गया। करदाताओं को अपने स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए शून्य वार्षिक मूल्य का दावा बिना किसी शर्त के ऐसी 2 संपत्तियों के लाभ की अनुपत्ति का प्रस्ताव। व्यवसाय करने की सुगमता। 3 वर्षों की ब्लॉक अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के मामलों में आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारण करने हेतु एक योजना की शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय कराधान में विवादों को कम करने तथा निश्चितता को बनाए रखने के लिए सेफ हार्बर नियमों के दायरे को विस्तार। 29 अगस्त 2024 को या उससे पश्चात व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय बचत स्कीम NSS से किए गए आहरण पर छूट। NPS बादशाहले खातों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था का प्रस्ताव जो समग्र सीमाओं के अधीन सामान्य NPS खातों के लिए उपलब्ध हो। रोजगार एवं निवेश। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण स्कीमों के लिए निश्चितता। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण स्कीमों के लिए निश्चितता। उन अनिवासियों के लिए प्रकल्पित कराधान व्यवस्था का प्रस्ताव जो किसी ऐसी निवासी कंपनी को सेवाएं प्रदान करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सुविधा स्थापित या संचालित कर रही है। विशेष इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकाइयों की आपूर्ति के लिए उपकरण घटकों को स्टोर करने वाले अनिवासियों की कर निश्चितता के लिए सुरक्षित बंदरगाह सेवा आरंभ की गई है। अंतर्देशीय जहाज़ों के लिए टन भार योजना। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा टन भार कर योजना के लाभों को भारतीय पोत अधिनियम 2021 के अंतर्गत पंजीकृत अंतर्देशीय जल योजना के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया। स्टार्टअप के निगमन का विस्तार। 1/4/2030 से पहले निगमित होने वाले भारतीय स्टार्टअप को इकोसिस्टम को 5 वर्षों तक अवधि का विस्तार कर स्टार्टअप लाभ प्रदान किए गए। वैकल्पिक निवेश निधियां AIF श्रेणी 1 और श्रेणी 2 AIF अवसंरचना और ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में निवेश निकायों को प्रतिभूतियों से होने वाले लाभों पर कराधान की निश्चितता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया। सॉवरेन और पेंशन निधियों के लिए निवेश तिथि का विस्तार। सॉवरेन और पेंशन निधियों के लिए निवेश तिथि का विस्तार। सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन निधियों द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए निवेश की तारीख 5 वर्ष से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक करने का प्रस्ताव। अप्रत्यक्ष कर। औद्योगिक वस्तुओं के सीमा शुल्क ढांचे का युक्तिकरण। केंद्रीय बजट 2025-26 के प्रस्ताव में 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया। यह 2023 से 24 के बजट में हटाई गई 7 टैरिफ दरों के अतिरिक्त है। इसके बाद शेष बची टैरिफ दरें शून्य दर सहित 8 रह जाएगी। मोटे तौर पर प्रभावी शुल्क दायित्व बनाए रखने के लिए कुछ मंदों जहां ऐसा दायित्व मामूली रूप से कम होगा को छोड़कर उपयुक्त कर लगाने का प्रस्ताव। एक से अधिक उपकर अथवा अधिभार न लगाने का प्रस्ताव। उपकर के अधीन 82 टैरिफ लाइनों पर समाज कल्याण अधिभार से छूट दी जाएगी। अप्रत्यक्ष करों में 2600 करोड़ रुपए के राजस्व परित्याग होगा। औषधि दवाओं की आयात पर राहत। 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं की बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट। 6 जीवन रक्षक दवाएं 5% के रियायती सीमा शुल्क दवाओं में शामिल। औषधि कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले रोगी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट औषधियां और दवाएं बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त। 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों के साथ ही 37 अन्य दवाओं को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव। घरेलू विनिर्माण और मूल्यवर्धन को सहायता। महत्वपूर्ण खनिज। कोबाल्ट पाउडर और लिथियम आयन बैटरी के अवशिष्ट, लेड, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों बुनियादी सीमा शुल्क में छूट। वस्त्र। घरेलू तकनीकी वस्त्र उत्पादों को बढ़ावा। 2 अन्य प्रकार के शटल रहित कार्गो वाली टेक्सटाइल मशीनरी सीमा शुल्क से मुक्त।
बुने हुए वस्त्रों पर 10 या प्रतिशत या 20% के बुनियादी सीमा शुल्क को संशोधित कर 20% अथवा 115 रुपये प्रति किलोग्राम में जो भी अधिक हो करने का प्रस्ताव। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बुनियादी सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 20% किया गया। ओपन सेल्स और अन्य घटकों पर बुनियादी सीमा शुल्क घटाकर 5% करने का प्रस्ताव। ओपन सेल्स के अन्य घटकों पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट। लिथियम आयन बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के बैटरी के विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण हेतु 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट। पोत परिवहन क्षेत्र। पोत निर्माण में कच्चे माल घटकों उपभोज्यों अथवा पुर्जों पर अगले 10 वर्षों तक बुनियादी सीमा शुल्क में छूट। पुराने पोतों के लिए भी ऐसी ही छूट। दूरसंचार। कैरियर ग्रेड ईथरनेट स्विच पर बुनियादी सीमा शुल्क 20% से 10% पर लाया गया। निर्यात संवर्धन। हस्तशिल्प वस्तुएं। हस्तशिल्प की निर्यात अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई है। आवश्यकता पड़ने पर 3 महीने के लिए और बढ़ाई जा सकती है। शुल्क मुक्त वस्तुओं की सूची में 9 और वस्तुएं शामिल की गई। चमड़े की वस्तुएं। बेट ब्लू लेदर पर बुनियादी सीमा शुल्क में पूर्ण छूट। क्रश लेदर को 20% निर्यात शुल्क से छूट। समुद्री उत्पाद। फ्रोजन फिश पेस्ट, सुरिमी और ऐसे ही उत्पादों के निर्यात पर बुनियादी सीमा शुल्क 30% से घटाकर 5% किया गया है। मछली और झींगा के आहार बनाने के लिए फिश हाइड्रोलिसेट पर बुनियादी सीमा शुल्क 15% से घटाकर 5% किया गया। रेल वस्तुओं के लिए घरेलू एमआरओ में वायुयानों और जलपोतों के मरम्मत के लिए आयातित एमआरओ के समान ही छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा। ऐसी वस्तुओं के निर्यात की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई है, जिसे आगे 1 वर्ष और बढ़ाई जा सकती है। व्यापार सुविधा। प्रोविजनल कर निर्धारण की समय सीमा। व्यवसाय प्रोविजनल कर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए 2 वर्ष की समय सीमा तय करने का प्रस्ताव, जिसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। स्वैच्छिक अनुपालन। आयातक या निर्यातक की सुविधा के लिए माल की मंजूरी के बाद स्वेच्छा से महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा कर सकते और जुर्माने के बिना ब्याज सहित शुल्क का भुगतान कर सकते। अंतिम उपयोग की समय सीमा बढ़ा गई है। अंतिम उपयोग की समय सीमा बढ़ाई गई है। आयातित वस्तुओं के अंतिम उपयोग की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई। ऐसे आयातकों को मासिक विवरण की बजाय केवल तिमाही विवरण दाखिल करना होगा। तो दोस्तों अब थोड़ा इसका एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फरवरी 2025 को चलिए इसका एमसीक्यू बजट 2025-26 का एमसीक्यू क्लास देख लेते हैं। 1 फरवरी 2025-26 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। अपने भाषण में उन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4 प्रमुख विकास कारकों पर जोर दिया। कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। केंद्रीय बजट 2025 किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण ने। केंद्रीय बजट 2025 में किस क्षेत्र को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण धन प्राप्त हुआ? रेलवे और राजमार्ग। तीसरा, आयकर स्लैब के संबंध में केंद्रीय बजट 2025 में कौन सा प्रमुख कर सुधार पेश किया गया? उत्तर, नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। चौथा, केंद्रीय बजट 2025 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना रहेगा? जीडीपी का 4.4%। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय बजट 2025 में कुल कितना व्यय आवंटित किया गया है? 50.65 लाख करोड़ रुपया का बजट व्यय। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय बजट 2025 में कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए कौन सी प्रमुख पहल का लक्ष्य रखा गया? उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन।
क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय बजट 2025 में शहरी चुनौती कोष के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 1,00,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2025 में पहली बार महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस पहल की घोषणा की गई है? उत्तर 2 करोड़ तक के सावधि ऋण। क्वेश्चन 9, बजट के पहल के तहत बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई? मखाना बोर्ड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय बजट 2025 में विकास के 4 इंजनों में से क्या है? एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। थैंक यू दोस्तों, आप इस वीडियो को बढ़िया से देखिए और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू।